ओके, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे हैं ना। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमारा टॉपिक है, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे हैं। तो यहाँ देखिए मैंने बताया था एक स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से, ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे वेरी कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, विथ रेस्पेक्ट टू सेपरेशन फ्रॉम द कंडक्टिंग वायर, व्हाट इज द value of magnetic field, how does magnetic field, how does the value of magnetic field, how does the magnitude of magnetic field varies with respect to distance d from the straight conducting wire, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ये है और सेपरेशन d है, हमने दोनों साइड से दिखाया है, इधर परपेंडिकुलर एक्सिस में दिखाया है। तो जैसे जैसे सेपरेशन बढ़ रहा है, यहाँ पे गौर से देख रहे होंगे, जैसे सेपरेशन बढ़ रहा है मैग्नेटिक फील्ड की क्वांटिटी भी क्या हो रही है, घट रही है। मैग्नेटिक फील्ड की क्वांटिटी क्या हो रही है, घट रही है। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द कंडक्टिंग वायर इंक्रीजेस, है ना। यहाँ देखिए जैसे सेपरेशन डिक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है और इनफाइनाइट वैल्यू तक जा रहा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन फ्रॉम द कंडक्टिंग वायर, ठीक है। डायरेक्टली करंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो अगर मैं ये इसी ग्राफ को अगर मैं ये बता दूं कि अगर सेपरेशन d कांस्टेंट रख दिया है ना, अगर हमने d को कांस्टेंट रख दिया तो ऐसा भी तो हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, है ना। मैग्नेटिक फील्ड कैसे, करंट के वर्सेस अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ कैसा होगा, मान लो ये करंट है, ठीक है, करंट है। तो अब बताओ कि ग्राफ कैसा होगा। When I is equal to 0 then magnetic field is equal to 0, it means straight line ग्राफ आएगा इस तरह से, है ना। ये इस तरह से ग्राफ आएगा, आप देख रहे हो इस तरह का ग्राफ आएगा। It means magnetic field is directly proportional to current in the conducting wire, ठीक है। कंडक्टिंग वायर में जो करंट रहेगा उससे डायरेक्टली मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी, यही तो होता है, ठीक है। ये इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन फ्रॉम द कंडक्टिंग वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग जो होगा उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूं मैं। बहुत लंबा वायर है, दोनों ही उसके ओर छोड़ ना, इसका ओर है ना छोड़ है ना, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। और ये कैसे हमने फाइंड किया, तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि म्यू नॉट, इसका फॉर्मूला मैंने बताया था आपको मैग्नेटिक फील्ड का, क्या बताया था, म्यू नॉट बाई 4 पाई, है ना, इंटू आई, है ना, cos θ1 माइनस cos θ2, इस तरह से मैंने आपको बताया था 4 पाई डी। तो यहाँ पे cos θ1 को क्या मान लोगे 0 और θ2 को मान लो पाई डिग्री, है ना, पाई रेडियन मान लेंगे तो काम बन जाएगा, ठीक है। -1 आएगा, माइनस प्लस। तो इस तरह से इनफाइनाइटली लॉन्ग का कहानी आप देख सकते हो क्या होगा। ये आ जाएगा 1, है ना, ये भी 1 1 1 2, इस तरह से आ जाएगा, देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन द कंडक्टिंग वायर। आगे चलते हैं, यहाँ देखिए हमने इनफाइनाइटली 2 लॉन्ग वायर रखा हुआ है, पहला वायर ये है, दूसरा वायर ये है, और हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। मान लो कि I1 करंट इसमें फ्लो कर रहा है और I2 करंट इसमें फ्लो कर रहा है, ठीक है। और किसी पॉइंट, इन दोनों के किसी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो बताइए कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन स्पेस बिटवीन दीज वायर्स, इन दो वायर्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी वो हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले फाइंड करने का तरीका यह है कि मान लो इस वायर में ऊपर की ओर करंट जा रहा है, अगर इसमें भी ऊपर की ओर करंट जाए तो कहानी क्या होगी, अगर इसमें भी ऊपर की ओर करंट जाए तो क्या होगा। इसके वजह से देखिए थंब का डायरेक्शन किधर, करंट की ओर, और हमने इस पॉइंट पर, इस पी पॉइंट पर पहले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, इनटू द प्लेन आ रहा है। क्या आ रहा है भाई, इनटू द प्लेन, ठीक है। और इस वायर की वजह से क्या है, आउट ऑफ प्लेन, है ना, इस वायर की वजह से क्या है भाई, आउट ऑफ प्लेन आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों वायर एक्चुअली कर क्या रहे हैं, ये दोनों वायर एक्चुअली कर क्या रहे हैं, एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर रहे हैं। देखिए करंट हमने सेम डायरेक्शन में फ्लो करवाया है। इफ द करंट इज इन द सेम डायरेक्शन, अगर करंट सेम डायरेक्शन में है तो देखिए
कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इसके इस वायर की वजह से अंदर में है और इस वायर की वजह से ऊपर 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 आ रहा है, ठीक है। तो नेट किधर होगा? नेट उधर होगा जिधर जिसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी। मान लो कि हमने दोनों का वैल्यू लिखा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट P निकालना है, तो कैसे निकालेंगे भाई? तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई डी, क्योंकि इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है ना। I1 हमने माना इनटू द प्लेन आ रहा है, माइनस I2, माइनस क्यों लिखा भाई? क्योंकि I2 जो है अपोजिट डायरेक्शन में है, आउट ऑफ प्लेन आ रहा है। तो इस कहानी में आप देखिए कि मैग्नेटिक फील्ड एट P जो है कितना आ रहा है? इतना आ रहा है, ठीक है। अगर करंट दोनों वायर में सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, इफ द करंट इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन अगर फ्लो करेगा, तो ए मैग्नेटिक फील्ड किसी भी इन दोनों के बीच में क्या करेगा? एक दूसरे को कैंसिल करने का सोचेगा। यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी, कहीं पर भी, इस बीच में कहीं पर भी एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा? डिक्रीज करने का कोशिश करेगा, ठीक है। या आप ये कह सकते हो रिपेल करेंगे, ठीक है, रिपेल भी कर सकते हैं। तो एक दूसरे को रिपेल करने का भी है, आगे पढ़ेंगे हम लोग, एम्पेयर को डिफाइन करेंगे, फोर्स बिटवीन दिस टू वायर्स। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन आ रहा है, ठीक है, और करंट आइडियल क्रॉस बी इधर आ रहा है ना। तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? ये अट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना, और रिपेल भी कर सकते हैं। तो अट्रैक्ट अभी करेगा कि नहीं करेगा? यहां से मैग्नेटिक फील्ड टू द प्लेन है आइडियल क्रॉस बी, आइडियल क्रॉस बी, तो बी इधर है ना, आइडियल किधर आ रहा है? इधर, तो आइडियल इधर आ रहा है, क्रॉस बी इनटू द प्लेन, रिपेल करेगा, ठीक है। चलिए, तो जो कुछ भी है हम लोग आगे चल के पता करेंगे फोर्स के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड इन स्पेस बिटवीन देम, इस तरह से हमने लिखा। बहुत सारे केसेस में आ सकते हैं। पहला मैंने बताया कि इफ I1 इज इक्वल टू I2, अगर I1 इज इक्वल टू I2 तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हमने सेंटर की ओर बताया, यहां पे हमने क्या बताया आपको? सेंटर पे बताया, ठीक है, सेंटर पे। तो dy2 हम यहां रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां हमने क्या किया? dy2 यहां रख देंगे, तो I1 माइनस I2 बहुत सारे केसेस में अराइज हो जाएंगे। इफ I1 इज इक्वल टू I2, पहला देखते हैं यहाँ पे, अगर मेरा I1 इज इक्वल टू I2 है, इट मींस मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 0 एट द मिड पॉइंट पे 0 हो सकता है, ठीक है। चलिए, ये बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे केसेस में आ सकते हैं, अगर I2 ज्यादा है और I1 क्या है? कम है, ठीक है, तो क्या होगा? नेट मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ प्लेन होगा। I1 I2 से बड़ा है तो इनटू द नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? इनटू द प्लेन होगा, आएगा, डिफिनेट सी बात है। ये इक्वेशन हमने बताया, डायरेक्शन, क्योंकि इसके साथ डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड ही नहीं डायरेक्शन भी होगा, है ना। चलिए, ये सब चीजें मैंने आपको बताया है। इस तरह से फोर्स भी निकाल सकते हैं। अगर मैं इस रीजन की बात करूं, इस रीजन में क्या होगा? पहले आप समझो कि इस रीजन में होगा क्या। इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ प्लेन आ जाएगा, पहले वायर की वजह से आउट ऑफ प्लेन आ जाएगा, और इसकी वजह से भी क्या होगा? आउट ऑफ प्लेन आ जाएगा। तो यहां पर दोनों के वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएंगे, यहाँ पे क्या होंगे? ऐड हो जाएंगे। यहाँ अगर एक्स लेंथ, यहाँ से अगर एक्स लेंथ हमने ले लिया है और एक्स लेंथ पे हमें कुछ भी फाइंड मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना हो तो आप आराम से फाइंड कर सकते हो। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई एक्स इसके वजह से, और इसकी वजह से लिखेंगे प्लस करके लिखेंगे म्यू नॉट बाई 2 पाई डी प्लस एक्स, दोनों की वजह से कितना होगा वो हम ऐड कर लेंगे। लाइक दैट इस रीजन की बात करें, इस रीजन में कहीं पर भी आप देखेंगे इस वायर की वजह से इनटू द प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, और इसकी वजह से क्या होगा? इनटू द प्लेन आ रहा है, ठीक है, इनटू द प्लेन आ रहा है। तो इनटू द प्लेन आएगा तो यहां भी मैग्नेटिक फील्ड दोनों वायर की वजह से क्या होंगे? ऐड हो जाएंगे। याद रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द वायर्स इन द सेम डायरेक्शन, if the current is flowing in the same direction, then only in the space between them magnetic field decreases। या एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, इन्हीं दोनों के बीच में कैंसिल करते हैं, बाद बाकी जगहों पे क्या करते हैं? ऐड करते हैं, सपोर्ट करते हैं। यहाँ अपोज करेंगे, इनके बीच में क्या करेंगे? अपोज करेंगे। जब ये दोनों एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो अब ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अपोज कर रहे हैं, और ये दोनों रीजन्स में क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं भाई? सपोर्ट करते हैं। लाइक दैट आप खुद समझ सकते हो कि करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाए, है ना, तो क्या कहानी बनेगी? अब क्या होगा? अब उल्टा हो जाएगा। इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, अब इसके वजह से क्या होगा? इनटू द प्लेन। अब कहानी उल्टी हो जाएगी, ये इनटू द प्लेन, अब ये अपोज नहीं करके क्या करेंगे? अंदर में सपोर्ट करेंगे, ठीक है, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। अब ये अट्रैक्ट करेगा,
ठीक है। अब ये अट्रैक्ट करेगा, अब यहां पर क्या करेगा, अपोज करना शुरू करेगा। तो ये आप खुद समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनेंगे। मैं आपको न्यूमेरिकल दे रहा हूं, मान लो कि I1 इज इक्वल टू 15 एम्पेयर एंड I2 इज इक्वल टू 5 एम्पेयर। ठीक है, तो बताओ डी अगर 2 मीटर का डिस्टेंस हमने रख लिया, तो बताओ कि इन स्पेस बिटवीन देम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन स्पेस बिटवीन देम। बहुत सारे पॉइंट्स पे आप निकाल सकते हो, खुद भी निकाल सकते हो। 2 मीटर पे इतना, अगर मैंने यही पूछा कि 3 मीटर इधर कितना होगा, वो भी आप बता सकते हो, या 4 मीटर इधर कितना होगा, ये भी आप बता सकते हो। बशर्ते करंट पहले क्या हम लोग कैलकुलेट करेंगे, करंट इज फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन, और अगेन क्वेश्चन चेंज करके हम क्या करेंगे, करंट इज फ्लोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन आल्सो। मैग्नीट्यूड सेम रखेंगे, अपोजिट डायरेक्शन हम लोग फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके वजह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, चाहे वायर 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, कितने भी वायर हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो, खुद बैठ करके सोच सकते हो, जो डाउट होगा वो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। मैग्नेटिक फील्ड सेकंड टॉपिक हम लोग हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, है ना। स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना हो रहा था, उसी को हमने आगे एडवांस लेवल का चला गया, 2 वायर रख दिया हमने, और उनके बीच में कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड हमने बताया था निकालने के लिए। तो कहीं निकालने का मतलब क्या है कि इनके बीच में अगर करंट सेम डायरेक्शन में हो तो आप देख रहे हैं डिक्रीज कर रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड रिपेल करेंगे, है ना, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, है ना। तो अट्रैक्ट करना शुरू करेगा, ये बात समझ लीजिए, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। जो कुछ भी होगा हम फोर्स में देखेंगे सब चीजों को, अभी आप इतना समझ लीजिए। अब हम लोग आगे चलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। करंट कैरिंग लूप मींस होता है क्लोज लूप की बात करेंगे। और इट्स सेगमेंट उसका टूटा हुआ पार्ट, कोई पार्ट हो, है ना, उसके सेगमेंट की वजह से उसके सेंटर पे कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, वो हम फाइंड करना चाहेंगे, ठीक है। इस बेसिक चीज को देखिए, डेरिवेशन देखिए। बायोट-सावर्ट लॉ ने क्या कहा था, अगर मान लो सर्कुलर लूप हमने यहाँ पे रखा हुआ है, जिसका रेडियस यहाँ देखो, हमने यहाँ से यहाँ मान लो ये सेंटर है, और इसका रेडियस हमने कैपिटल R दे रखा है, ठीक है जी, कैपिटल R सेंटर रखा हुआ है। तो आप देखिए बायोट-सावर्ट लॉ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, μ0/4 पाई IDL क्रॉस R वेक्टर। आइडियल ये सेगमेंट है, आइडियल की डायरेक्शन इधर है, और R वेक्टर की डायरेक्शन किधर है, इधर है। तो आप देखो आइडियल क्रॉस R, आइडियल की डायरेक्शन इधर आ रही है ना, आइडियल क्रॉस R, क्या डायरेक्शन बताया भाई, आइडियल क्रॉस R किधर आ रहा है, आउट ऑफ प्लेन। अगर ये सर्किल है इसके आउट ऑफ प्लेन आ रहा है, तो हमने इसको आउट ऑफ प्लेन के लिए अपवर्ड देखा है थोड़ा सा, ये आउट होगा, समझ में आ रहा है। अगर ये बोर्ड में सर्कुलर वायर है, इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है, तो आइडियल क्रॉस R किधर आ रहा है भाई, अब आउट ऑफ प्लेन आएगा, आप ऐसा समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसको हटा भी दूं, अच्छा अगर मैंने ऐसा रखा, ठीक है, अगर ऐसा होता तो क्या होता, ऐसा होता करंट कैरिंग लूप, अगर ऐसा होता तो क्या होता, ऊपर होता, ठीक है। तो अगर मैं इसको हटा दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं ये बोलूंगा आपसे कि मैग्नेटिक फील्ड यहां पर आउट ऑफ प्लेन आ रहा है, तो कोई गलत काम नहीं होगा, ठीक है। चलिए ये बात समझ में आई। अब करंट को हमने अपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाएंगे तो क्या होगा, इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड आना शुरू हो जाएगा। आइडियल क्रॉस R वेक्टर, तो आइडियल क्रॉस R, यहां देखिए आइडियल क्रॉस R, यहां आपको क्लियर कट दिख रहा होगा कि आइडियल क्रॉस R में आइडियल और R रेडियस वेक्टर के अलोंग एंगल कितना है भाई, 90 डिग्री है। तो एंगल 90 डिग्री है, तो आइडियल क्रॉस R, यहाँ पे R का बदला कैपिटल R रखेंगे, रेडियस ऑफ द सर्किल, है ना, रेडियस ऑफ द लूप यहाँ रखे हुए हैं, देख लीजिए, आइडियल इंटू R स्क्वायर μ0/4 पाई, इस तरह से हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। I को बाहर कर देंगे, अगर कांस्टेंट करंट है तो कांस्टेंट करंट है, बाहर आ जा रहा है, और पूरे सर्कुलर लूप के वजह से पूरा लेंथ कितना होगा इसका, तो लेंथ इज द पेरीमीटर ऑफ द सर्कुलर लूप, दैट इज इक्वल टू I2 पाई R बाय R स्क्वायर। तो काट छाट करके कितना आ रहा है यहाँ पर, यहाँ देखिए ये आएगा, ये कितना आएगा, μ0/4 पाई R इंटू 2 पाई। ये देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गए, ठीक है, एक R से ये आया, तो कितना आया भाई, आंसर कितना आया, इसको हटाइए, ये कितना आ रहा है, μ0 बाई 2R,
ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप, सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप पे इतना है, बशर्ते पूरा ये क्लोज लूप हो तब, ठीक है। लेकिन एक जनरल केस में आपको बता रहा हूं, जनरल केस में आपको बताना चाहता हूं, जनरली अगर मैंने डीएल वेक्टर ले लिया, ये डीएल वेक्टर स्मॉल एलिमेंट लेंथ जो है, स्मॉल एलिमेंट लेंथ जो है, तो डीएल को यहां पे आप क्या मान सकते हो, ये हमारा रेडियस आर, ये भी रेडियस आर, अगर ये एंगल थीटा, तो ये लेंथ कितना, ये जो लेंथ है वो कितना है, डीएल है, तो ये डीएल कितना है, आर इंटू डी थीटा, ये लेंथ कितना है, आर इंटू डी थीटा। इसी को हम लोग यूज करेंगे यहां पर, तो क्या निकाल रहे थे यहां पर, है ना, आई आर डी थीटा, है ना, आई आर डी थीटा यहां पे यूज करेंगे बाय आर स्क्वायर, ठीक है, यहां पे क्या करेंगे, आर स्क्वायर यूज करेंगे, बाय आर स्क्वायर कर देते हैं, तो कितना आ रहा है भाई, आर से आर एक कैंसिल हो जा रहा है, आई बाहर आ जा रहा है, और पूरा थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो थीटा आ जाएगा, थीटा बाय दिस मींस मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप वजह से किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन द वायर, है ना, लूप, ठीक है, बशर्ते थीटा एंड आर मस्ट बी कांस्टेंट। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द लूप, ठीक है। तीन चीजें मैं आपको बता रहा हूं, पहला चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, बशर्ते थीटा एंड रेडियस क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा व्हेन करंट एंड रेडियस आर कांस्टेंट, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस व्हेन थीटा एंड करंट आर कांस्टेंट। अगर हम देखो इन दोनों को मैंने कांस्टेंट बता दिया, ठीक है, इन दोनों को अगर हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट बता दिया, ठीक है, और करंट के ऊपर सीधा डिस्कस करते हैं, तो क्या दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, जैसे करंट का अमाउंट बढ़ाएंगे, ठीक है, ऐसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट भी यहाँ बढ़ता जाएगा, जितना करंट बढ़ाएंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बढ़ता जाएगा। करंट की वैल्यू अगर 5 एम्पेयर रखूं तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उससे दोगुना, अगर मैं 10 एम्पेयर रखूं तो उसका दोगुना आ जाएगा, 15 एम्पेयर रखूं तो 3 गुना आ जाएगा, 20 एम्पेयर रखूं तो कितना आ जाएगा, 4 गुना आ सकता है। सेंटर पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, थीटा के ऊपर भी डिपेंड करता है, करंट एंड रेडियस अगर हमने कांस्टेंट रखा है तो थीटा के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। अगर हमने थीटा 0 रखा तो मैग्नेटिक फील्ड 0, अगर थीटा 0 तो मैग्नेटिक फील्ड भी 0। अगर हमारा थीटा 30 डिग्री तो 30 डिग्री को रेडियन में कितना बोलेंगे, π/6, क्या बोलेंगे, π/6। 60 डिग्री को क्या बोलते हैं भाई, π/3 रेडियन, इसके बाद π/2 रेडियन, जो कुछ भी है, आप कुछ भी एंगल ले सकते हो, π/9 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इतना रेडियन अगर हम रख रहे हैं तो क्या होगा, वो हम आराम से किसी भी सेगमेंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेगमेंट अगर क्लोज नहीं भी होगा ना तो भी हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसको हटा के मैं आपसे ये पूछूं कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर क्या होगा, तो आप आराम से बता सकते हो। एक हमने सर्कुलर लूप का सेगमेंट ले लिया, यहाँ से यहाँ सेगमेंट ले लिया और इसको बता दिया थीटा, ये है कितना भाई, इसमें आइडियल वेक्टर है ये, तो सब कुछ तो हमने दे ही रखा है, रेडियस हमने दे रखा है, तो क्या आंसर होना चाहिए आपका, तो सीधा मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर लिखेंगे μ0/I 4πd इंटू 4πd मतलब रेडियस और इसके बाद थीटा, ये मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर हो जाएगा। कितना होगा भाई, ये मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट लूप आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थीटा क्या है, थीटा अगर 30 डिग्री है तो π/6 लिख देंगे। μ0/4π की वैल्यू कितना आता है, 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पेयर, है ना। करंट की वैल्यू लिख दो, रेडियस का वैल्यू लिख दो, तो बहुत सारा और न्यूमेरिकल्स आपके बन जाएंगे। मैं अगर आपसे पूछूं थीटा इज इक्वल टू π/6, करंट इज इक्वल टू 5 एम्पेयर एंड रेडियस इज इक्वल टू 1 मीटर। अगर मैं रेडियस को ले लूं 1 मीटर तो कहानी क्या होगी, कितना मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर पे होगा वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसे ही आप थीटा चेंज कर दो, π/3 मान लो तो आप खुद कैलकुलेट कर लो, π/2 मान लो तो आप खुद कैलकुलेट कर लो, है ना। तो जैसे जैसे आप गौर से देखते होंगे कि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट भी बढ़ रहा है, ठीक है।
एक सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा अगर थीटा अगर करंट और रेडियस कांस्टेंट रहे तब, ठीक है। थीटा के हिसाब से भी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, वेरी करता है, चेंज करता है, ठीक है। इनवर्सली तो तीसरा केस हम लोग हैंडल करेंगे। दूसरा चीज तो हमने समझ लिया, क्या समझा दूसरे केस में कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। थर्ड केस हम जो हैंडल कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस वेक्टर। अगर रेडियस वेक्टर बड़ा है और अगर बड़ा है ना, बड़ा रेडियस हमने ले लिया, बड़ा अगर रेडियस हमने ले लिया तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड वहां पे कम पड़ जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस आ रहा है, छोटा अगर सर्कुलर लूप ले रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताओ 1 2 3, इसमें भी करंट 5 एम्पेयर, इसमें भी 5 एम्पेयर और इसमें भी 5 एम्पेयर। इसका रेडियस r, इसका रेडियस 2r और इसका रेडियस 3r। तो अब ये बताओ कि ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहां स्ट्रॉन्गर होगा, कौन से सेंटर को ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। B1 मैग्नेटिक फील्ड एट दिस सेंटर, B2 मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, B3 मैग्नेटिक फील्ड एट दिस सेंटर। कहां पे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा, बताइए। क्योंकि यहाँ इस केस में हमने क्या किया, थीटा कांस्टेंट रखा है, करंट भी कांस्टेंट करके रखा हुआ है, सिर्फ रेडियस हमने चेंज कर दिया। तो रेडियस चेंज करने की वजह से आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा रेडियस इसी का है, सबसे ज्यादा रेडियस इसी क्या है, इसलिए B3 में सबसे कमजोर मैग्नेटिक फील्ड होगा, सबसे कमजोर मैग्नेटिक फील्ड B3 पे होगा, है ना। उससे स्ट्रॉन्गर B2 के पास होगा और सबसे स्ट्रॉन्गर क्या होगा, B1 के पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा, ठीक है।